Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SV Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्टिविटी या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो उसको शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहती हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। ठीक है, देखिए यहाँ पे अभी तो हाल फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं ग्रुप 15 की, बट जितने भी हमारे ग्रुप्स होते हैं, चाहे ग्रुप 15 है, 16 है, 17 है, 13 है, 14 है, ठीक है, तो जो पहला मेंबर होता है ग्रुप का वो हमेशा एनॉमलस बिहेवियर, एनॉमलस प्रॉपर्टी शो करता है। उसका रीजन क्या होता है? अब क्योंकि हम ग्रुप 15 की बात कर रहे हैं तो मैं नाइट्रोजन का एग्जांपल लेके यहाँ पे डिस्कशन करना चाहूंगी कि जो नाइट्रोजन फैमिली है उसमें हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, बिस्मथ है, एंटीमनी है, तो नाइट्रोजन अपने बाकी मेंबर्स से थोड़ा सा अलग बिहेव करता है। ठीक है, उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है नाइट्रोजन का छोटा साइज, स्मॉलर साइज, नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अपने ग्रुप में, उसकी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होते, बाकी फास्फोरस से नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके पास डी ऑर्बिटल होता है। तो इस वजह से नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज अपने फैमिली के या अपने ग्रुप के मेंबर्स से थोड़ी सी क्या हो जाती है, अलग। ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ पर थ्योरी भी लिख कर दी है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो पहली प्रॉपर्टी देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखी है एनॉमलस बिहेवियर में, कि नाइट्रोजन के पास यूनिक टेंडेंसी होती है टू फॉर्म पी मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, किसके साथ? खुद के साथ भी बना सकता है। आपने देखा है कि नाइट्रोजन जो है दूसरे नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना के N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है ना। तो अपने साथ भी ये पी मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है और दूसरे अदर एलिमेंट के साथ भी ये पी बॉन्ड बना सकता है जिनका छोटा साइज हो और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अच्छी खासी हो, जैसे कि कार्बन हो गया या फिर ऑक्सीजन हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड विच हैज वेरी हाई बॉन्ड एंथैल्पी। आप सभी को पता है ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है एज कंपेयर टू सिंगल एंड डबल बॉन्ड। द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज इनर्ट। क्या होता है? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इनर्ट होता है और उसकी रिएक्टिविटी काफी क्या होती है, कम। ठीक है, तो ये कुछ बात थी कि भाई नाइट्रोजन बीइंग अ फर्स्ट मेंबर, अपने ग्रुप का फर्स्ट मेंबर होने की वजह से वो एनॉमलस बिहेवियर शो करता है, जिसके 4 रीजंस होते हैं और इन 4 रीजंस की वजह से वो एक अलग बिहेवियर शो करता है। और उस अलग बिहेवियर में क्या बातें बता रखी हैं कि एक तो नाइट्रोजन अपने साथ ही जब जुड़ता है तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉन्ड एंथैल्पी काफी ज्यादा होती है और वो इनर्ट की तरह बिहेव करता है। आपने देखा ना चिप्स विप्स या बहुत सारी चीजें होती है, जब पैकिंग की जाती है तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ताकि हम बचपन में पढ़ते भी हैं कि भाई चिप्स वगैरह में नाइट्रोजन गैस भरते हैं ताकि उसका ऑक्सीडेशन ना हो। तो वो उसका रीजन ही यही है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होती है, इनर्ट, और उसकी रिएक्टिविटी काफी कम होती है। फिर साथ ही साथ पी मल्टीपल बॉन्ड बनाने की भी क्षमता रखता है। पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ साइड वाइज ओवरलैप करता है और पाई बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कई बार पेपर में ऐसे भी पूछा जाता है कि भाई क्या नाइट्रोजन पी बॉन्ड बना सकता है? तो आंसर है नो, नाइट्रोजन पी बॉन्ड नहीं बना सकता है। ठीक है, नाइट्रोजन सिर्फ पी मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। नोट करिए इसे प्लीज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके केमिकल रिएक्टिविटीज या केमिकल प्रॉपर्टीज ग्रुप 15 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। तो ये जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं इनके लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं ई। ठीक है, ई क्यों यूज कर रहे हैं? ई स्टैंड्स फॉर एलिमेंट। आपने देखा भी होगा, मैंने पीछे के वीडियो लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया भी था कि नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल हैं, फिर उससे नीचे वाले मेटलॉइड्स हैं, सबसे नीचे वाला बिस्मथ जो है वो क्या है, मेटल की तरह बिहेव करता है। तो इसलिए हम यहाँ पर एम सिंबल यूज ना करके ई यूज करते हैं कि कलेक्टिवली बात कर रहे हैं। तो जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 15 के, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्राइड बनाते हैं, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है EH3। ठीक है, तो देखिए नाइट्रोजन जब जुड़ेगा हाइड्रोजन के साथ तो बनाएगा अमोनिया,
फॉस्फोरस जुड़ेगा तो बनाएगा फॉस्फीन, आर्सेनिक जुड़ेगा तो बनाएगा आर्सीन, एंटीमनी जुड़ेगा हाइड्रोजन के साथ तो बनाएगा स्टिबीन, और बिस्मथ जुड़ेगा तो बनाएगा बिस्मतीन। ठीक है, अब अगर हम बात करें इनकी प्रिपरेशन की, तो मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि इन एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स बनने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ बाइनरी मेटल कंपाउंड्स, और दूसरा होता है बाय रिडक्शन ऑफ ट्राइक्लोराइड्स। अगर हम पहले टॉपिक की बात करें प्रिपरेशन की बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ बाइनरी मेटल कंपाउंड, तो ये ना आप इससे रिलेटेड रिएक्शन आप ऑलरेडी क्लास 11th में हाइड्रोजन चैप्टर में भी पढ़ते हो। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो चलिए डिस्कस करते हैं। आप लोगों को इतनी सारी रिएक्शन देख के घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने तो देखो, मैं तो टीचर हूं, मैं वीडियो बना रही हूं, तो ऑब्वियस सी बात है मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन लिखने की कोशिश करूंगी। आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है, उसके बाद कोई भी रिएक्शन आ जाए आप खुद करने के लिए कैपेबल हो, आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रोडक्ट बनाना है। तो अगर हम बात करें हाइड्रोलिसिस ऑफ बाइनरी मेटल कंपाउंड, बाइनरी का मतलब ही क्या होता है, जिसमें दो इन्वॉल्व हो। मेटल कंपाउंड तो आप देख रहे हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक। ठीक है, इनके क्या ले रखे हैं मैंने, बाइनरी कंपाउंड ले रखे हैं। जैसे मैग्नीशियम और नाइट्रोजन दो एलिमेंट्स हैं, जुड़ के कंपाउंड बना रहे हैं। कैल्शियम और नाइट्रोजन है, जुड़ के दो कंपाउंड बना रहे हैं। जिंक और आर्सेनिक है, जुड़ के दो कंपाउंड बना रहे हैं। तो जब हम मेटल के बाइनरी कंपाउंड लेते हैं और उनका हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस किस प्रकार किया जा सकता है, या तो आप वाटर के साथ रिएक्शन करा दो इनकी, या फिर आप डाइल्यूट एसिड भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा है HCl, तो ये HCl प्योर HCl नहीं है, ये डाइल्यूट है। ठीक है, इसका मतलब इसमें वाटर भी प्रेजेंट होगा। क्लियर है? ठीक है, तो अब देखिए मैग्नीशियम नाइट्राइड की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि Mg3N2 कैसे बनता है। छोटी क्लासेस में सीखा है ना, कैसे सीखा है। मैग्नीशियम एक एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी है 2। ठीक है, आपने देखा है ना, छोटी क्लासेस में सिखाते हैं मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, सेकंड शेल में 8 आ गए, फिर थर्ड में आपके 2 आ गए। तो हम कहते हैं मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और मैग्नीशियम पे चार्ज आ सकता है +2। पता है ना। तो मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम पे की वैलेंसी, या हम कह सकते हैं कि उस पर चार्ज कितना होता है, +2। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बताइए, 7। पहली शेल में 2, सेकेंड शेल में 5। हम कहते हैं कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि ये क्या हो सके, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, स्टेबल हो सके। तो नाइट्रोजन का है 3। आप चाहे तो चार्जेस को इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, हम नॉर्मली चार्जेस यहाँ पे नहीं दिखाते हैं, कई लोग दिखाते हैं। आप जैसे कंफर्टेबल हो आप कर सकते हो, वैसे भी रफ वर्क चल रहा है ये। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, Mg3N2। ये पढ़ा है ना छोटी क्लासेस में। तो इसी से आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं, क्या पता लगा सकते हैं कि मैग्नीशियम पे चार्ज है +2, नाइट्रोजन पे चार्ज है -3। पहला एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया कि भाई अगर किसी बच्चे को ना पता हो तो उसे पता चल जाए। वाटर की अगर बात करें तो वाटर कैसे टूटता है, वाटर टूटता है H+ में और OH- में। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे चार्ज है -3 और हाइड्रोजन पे प्लस साइन है, पर हाइड्रोजन पे एक ही प्लस है। -3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने प्लस की जरूरत होगी, 3 की। तो हमें 3H चाहिए, 3H+ N के साथ जुड़ने के लिए। तो नाइट्रोजन के साथ H जुड़ेगा, बनाएगा NH3। मैग्नीशियम पे कैसा चार्ज है, मैग्नीशियम पे चार्ज होता है 2+, अपोजिट चार्ज के साथ जुड़ेगा OH-। OH पे कैसा चार्ज है, -1। +2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 माइनस चाहिए, यानी कि 2 OH चाहिए। तो क्या बनाएगा, MgOH का होल ट्वाइस। बाकी चीजें आप इधर से देख के फिर बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ मैग्नीशियम 3 था तो आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन यहाँ पर 2 था तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन कितने हो गए, ऑक्सीजन को भी आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के आगे 3 है, इधर 2 है, इधर तो है ही नहीं ऑक्सीजन। तो 3 दूनी 6, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 6 दूनी 12, हाइड्रोजन 12 हो गए। यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 और 6 12। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपने ये रिएक्शन समझ ली है तो आप बाकी रिएक्शन बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल डिस्कस करूं।
इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि रट्टा मत मारिए, घबराइए मत रिएक्शन को देख के कि इतनी सारी लिख दी, हम कैसे रट्टा मारेंगे। कितनी रिएक्शन का रट्टा मारोगे? अनगिनत रिएक्शंस होती हैं, कितने रिएक्शंस का रट्टा मारोगे? ठीक है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है। कैल्शियम नाइट्राइड है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो आप बताइए, देखो प्रोडक्ट तो पता ही है आपको कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया बनेगा। कैसे होगी रिएक्शन? कैल्शियम नाइट्राइड अगर लिखा है इसका मतलब क्या है कि उल्टा होता है, अपोजिट। कैल्शियम की वैलेंसी है +2, नाइट्रोजन की क्या है -3। फिर वाटर है, वाटर कैसे टूटेगा? H+ में और OH- में। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ के क्या बनाएंगे? अमोनिया। कैल्शियम और OH- जुड़ के क्या बनाएंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से आप सभी का निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप निकाल ही लेंगे। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, अमोनिया बना रहा है, फॉस्फोरस हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, PH3 फॉस्फीन बना रहा है। तो जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं, लोअर क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग के जो मेंबर्स हैं जिनका मास कम है, लोअर मास वाले जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो इस तरीके से भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे NH3 की जैसे NH3 बनता है, ऐसे N2H4 भी बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्राजीन। हाइड्राजीन बड़ा ही फेमस कंपाउंड होता है, आई होप आपने इसका नाम सुन भी रखा होगा, ठीक है। NH2 क्या कहते हैं इसे हम? हाइड्राजीन, ठीक है। फिर ऐसे ही डाइफॉस्फीन भी बनता है। डाइफॉस्फीन क्या होता है? P2H4, इसको हम बोलते हैं डाइफॉस्फीन। तो जो लोअर मेंबर होते हैं वो इस तरीके से हाइड्राजीन, डाइफॉस्फीन ये भी बनाते हैं। जो हायर मास वाले होते हैं वो ये नहीं बनाते, ठीक है। नोट करिए इसे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड प्रिपरेशन की तरफ। सेकंड प्रिपरेशन हमारी क्या है? बाय रिडक्शन ऑफ ट्राइक्लोराइड्स। ट्राइक्लोराइड्स हम किसको कहते हैं? जिस पे 3 क्लोरीन आ जाए, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एलिमेंट के ट्राइक्लोराइड्स ले सकते हैं। एलिमेंट हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है? बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन कराता है। तो ये क्या करेगा? यहाँ से क्लोरीन को हटाएगा और हाइड्रोजन को इंसर्ट कर देगा। तो यहाँ से भी क्या बन गए? इसके हाइड्राइड, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आता है स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर्स की, तो जितने भी ये एलिमेंट अपने हाइड्राइड बनाते हैं, इन सब का जो स्ट्रक्चर होता है, या अगर हम बात करें ज्योमेट्री की, तो वो ये शो करते हैं पिरामिडल। कैसे? देखिए, मैं एग्जाम्पल लेके चल रही हूं NH3 का, अमोनिया का, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पे सेंटर वाला एलिमेंट है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p3, ठीक है। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 2s2 2p3 के, ठीक है। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, बट उससे पहले जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन का। तो एक S का इन्वॉल्व हुआ, 3 P के इन्वॉल्व हुए, तो कैसी हाइब्रिडाइजेशन आई? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो उसमें ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। सुन लीजिए पहले, है ना, नोट मत करने लग जाना। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3 में अगर हम बात करें ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। तो सेंटर में रहेगा नाइट्रोजन महाशय, 3 बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ, और एक इसमें क्या है? लोन पेयर। तो वो लोन पेयर कहाँ रहेंगे? यहाँ पर। अगर हम इसे कंपेयर करें नॉर्मल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में सारे के सारे हमारे जो बॉन्ड पेयर होते हैं, ठीक है, आप सभी को ये बात पता है कि लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है, और लीस्ट होता है बॉन्ड पेयर में रिपल्शन। तो यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, और यहाँ पे जो एंगल होता है वो कितना होता है? 109.5 डिग्री, ठीक है।
अगर हम बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 107.8 डिग्री। ठीक है, इसको पहले आप नोट कर लो क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, मिटाऊंगी। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, नोट कर लिया। तो अब देखिए हो क्या रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, और वो क्या मिलेगी कि टेट्राहेड्रल के कंपैरेटिवली अमोनिया में बॉन्ड एंगल कम होता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं जिनमें सबसे कम रिपल्शन होता है, जबकि यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक क्या है, एक है लोन पेयर। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या होता है, रिपल्शन, जिसकी वजह से ये यहां से इसको रिपेल करेगा, फोर्स लगाएगा, यहां से इसको रिपेल करेगा, और ये जो एंगल है 109.5 डिग्री से उस फोर्स की वजह से थोड़ा सा दब के अंदर की तरफ हो जाएगा और बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, थोड़ा सा, कितना मिलेगा, 107.8 डिग्री। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आती है नोटिस करने वाली बात। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो आप क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि ऊपर से नीचे आने पर ऐसे होता है ना, नाना, पाटेकर, असरानी, सब बीमार। तो आप ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि इनके हाइड्राइड में बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। ठीक है, बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम। ठीक है, अब मैं यहां पे कंपैरिजन लेके चलूंगी NH3 का और PH3 का, NH3 का और PH3 का। आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद फॉस्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, फिर एंटीमनी और बिस्मथ की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होती है। तो नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन इट्स ग्रुप, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अपने ग्रुप में, तो बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है। और इलेक्ट्रॉन, एक तो साइज भी छोटा, ठीक है, साइज छोटा है तो वॉल्यूम कम है। ठीक है, फिर जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक्चुअल में कहाँ आएंगे, नाइट्रोजन की तरफ खिसक जाएंगे, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, और साइज छोटा होने की वजह से अब इसके जो, एक तो साइज छोटा है, स्पेस कम है, और जैसे इसके बॉन्ड भी जो हैं वो सारे पास पास होंगे। अब ऑब्वियस सी बात है ना, देखो एक छोटी बॉल है, उसमें बॉन्ड निकल रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब बॉन्ड निकल रहे हैं, और एक बड़ी बॉल है उसमें से बॉन्ड निकल रहे हैं 1 2 3, तो बॉन्ड ऑलरेडी कितने दूर दूर हो गए आपस में, समझ रहे हो। बट जिसका साइज छोटा है उसके बॉन्ड ऑलरेडी पास पास हैं, फिर इसकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ खिंच रही है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा रिपेल करते, तगड़ा रिपल्शन करते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा अमोनिया में पाया जाता है। आते हैं फॉस्फीन पर, तो फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू कम है नाइट्रोजन से, तो एक तो ये ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा, इतना अट्रैक्ट नहीं करेगा जितना अमोनिया ने खींच खींच के इलेक्ट्रॉन अपने पास बुला लिए थे। इसके इलेक्ट्रॉन्स वैसे थोड़ा सा दूर दूर रहेंगे, और ऊपर से इसका खुद का भी साइज कंपैरेटिवली नाइट्रोजन से बड़ा है, तो बॉन्ड भी दूर दूर रहेंगे, तो इनमें जो रिपल्शन है वो कंपैरेटिवली क्या रहेगा, कम। तो बॉन्ड एंगल भी क्या रहेगा, कम। जहां पे रिपल्शन ज्यादा है वहां पे बॉन्ड ज्यादा दूर दूर जाएंगे और बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। जहां पे रिपल्शन कम है वहां बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, कम। जहां पे रिपल्शन और कम है बॉन्ड एंगल कम, और कम है, कम। समझ रहे हैं, तो इनका तो लगभग सेम सा ही है। इसमें और इसमें आपको ड्रास्टिकली चेंज देखने को मिलता है, और अमोनिया में तो सबसे ज्यादा। उसका रीजन होता है इसका छोटा साइज और ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू। ठीक है, नोट करिए इसे प्लीज। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्राइड्स। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्राइड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है पेपर में। ये इंपॉर्टेंट होता है और आसान भी होता है। तो सबसे पहला है हमारा बेसिक स्ट्रेंथ।
क्लास 11th में जब आप इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ते हैं तो आप एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ते हैं, अर्हेनियस कंसेप्ट कि अर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड बेस किसको कहते हैं, ठीक है, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कंसेप्ट। फिर आप पढ़ते हैं लुईस कंसेप्ट एसिड और बेसिस का। तो अगर हम बात करें लुईस एसिड लुईस बेस की, जिसको हम फिलहाल फॉलो करते हैं, तो लुईस ने ये कहा था कि मैं लुईस बेस उनको कहूंगा या लुईस बेस उन्हें कहा जाएगा जिनकी क्षमता होती है, जिनकी टेंडेंसी होती है टू डोनेट अ लोन पेयर, लिख दो, टू डोनेट अ लोन पेयर। ठीक है, पेयर का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करें। जैसे कि NH3 है, आपने बहुत सारी रिएक्शन देखी है ऑर्गेनिक में कि जैसे NH3 को कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट दिखती है, ये शू करके उस पर अटैक करता है और बना लेता है एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां पर नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट करे, ठीक है, किसी को भी डोनेट कर रहा हो उससे हमें मतलब नहीं है, पर नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया तो उसकी वजह से वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है लुईस बेस की तरह। तो हमको पता है, हम जब बात करते हैं ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की, ठीक है, इन सब के पास जब ये हाइड्राइड बनाते हैं तब भी जो सेंटर वाला हमारा एलिमेंट है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इन सब के पास लोन पेयर होता है। तो अगर इन्हें H+ मिलेगा तो ये सब लोन पेयर डोनेट करने की क्षमता रखते हैं। अब सवाल ये आता है, ये तो पता चल गया कि भाई सारे के सारे लुईस एसिड है, मैंने लिख भी रखा है, दे कैन डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देयरफॉर दे एक्ट एज लुईस बेस, ठीक है, तो ये देने की क्षमता तो सभी रखते हैं। अब सवाल ये आता है किसके इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता अच्छी है और किसके इलेक्ट्रॉन पेयर देने की क्षमता कंपैरेटिवली बेकार है। अगर हम बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया बहुत ही इनमें, ठीक है, इनमें कंपैरिजन चल रहा है, बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। फिर ये वीकली बेस होते हैं और ये उससे भी बुरे वीकली बेस होते हैं, ठीक है, और भी वीक बेस होते हैं नीचे वाले। तो इसका रीजन क्या है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इनका जो बेसिक कैरेक्टर है वो कम हो जाता है, बेसिक कैरेक्टर इनका कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है इन एटम का या इन एलिमेंट का के एटम का साइज। ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ रहा है, जहां पर साइज छोटा होता है, ध्यान से सुनिए, जहां पे साइज छोटा होता है यानी कि वॉल्यूम अगर कम है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा पाई जाती है। आप सभी को पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अगर किसी का वॉल्यूम कम है, साइज छोटा है, वॉल्यूम कम है, तो डेंसिटी क्या होगी उसकी, ज्यादा। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर किसी का साइज छोटा होता है, वॉल्यूम कम है, तो उसके इलेक्ट्रॉन पास पास होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो पास पास होती है, तो उसके लिए अटैक करना क्या होता है, काफी आसान होता है। कोई एटम का साइज बड़ा है, वॉल्यूम ज्यादा है, स्पेस ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इधर उधर इधर उधर, कंसंट्रेटेड नहीं है, कोई उधर है कोई उधर है कोई उधर है कोई उधर है, इकट्ठा नहीं है एक जगह, तो उसके अटैक करने की क्षमता, किसी को बाहर इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता कंपैरेटिवली वीक हो जाती है उससे जिसका साइज छोटा है, वॉल्यूम कम है और इलेक्ट्रॉन पास पास है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब एक तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड है और वो जल्दी रेडली अटैक कर देगा किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पर, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनके हाइड्राइड्स में कंपैरिजन करें तो नाइट्रोजन जो है या NH3 जो है वो बहुत अच्छा बेस होता है क्योंकि नाइट्रोजन का साइज काफी छोटा होता है। इन सब में तो सबसे छोटा इसी का, ये ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ता है ना, तो नाइट्रोजन का साइज काफी छोटा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी कॉन्सेंट्रेटेड रहती है, तो ये इजीली अटैक कर देता है। जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जाता है, वॉल्यूम बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती चली जाती है, ठीक है, तो उसके लिए अटैक करना उतना ही या उसके अटैक करने की क्षमता, टेंडेंसी उतनी ही कम होती चली जाती है, ठीक है। नोट करिए इसे प्लीज।
ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो मेटल हाइड्राइड से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ना, जैसे इससे पहले जो आपका आया थर्मल स्टेबिलिटी आया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे इन टॉपिक पे बेस्ड ना एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी हैं, तो यहाँ से सवाल आ सकता है क्योंकि आसान आसान से टॉपिक भी होते हैं और इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं थर्मल स्टेबिलिटी की तरफ। तो मैंने ऑलरेडी लिख भी रखा है कि भाई आप ऊपर से नीचे आते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो कम होती है, पर उसको नहीं देखना है। ठीक है, मतलब उसको नहीं छापना है, आपको बात समझनी है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि थर्मल स्टेबिलिटी शब्द से आप समझते क्या है। सब भूल जाओ थोड़ी देर के लिए और मेरी बात सुनिए, अपने आप आंसर निकल कर आएगा बाहर। थर्मल से आप क्या समझते हैं? थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट, एनर्जी। हीट क्या एनर्जी की फॉर्म है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई कोई ऐसा बॉन्ड बना रखा है किसी ने जो टूट नहीं रहा। स्टेबल का मतलब क्या है? अपने आप में ही पूरा, अपने आप में ही पूर्ण। ठीक है, तो अगर कोई स्टेबल है इट मीन्स वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है। समझ रहे हैं? तो अगर कोई स्टेबल है, आपको उसे तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी या कितनी हीट देनी पड़ रही है। थर्मल स्टेबिलिटी हम इसको कहते हैं कि थर्मली कोई कितना स्टेबल है। जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा आपको उसको उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी होती है तोड़ने के लिए। ये इस तरीके से है कि कोई बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है और कोई चाहता है उसको गिराना, तो उस स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को गिराने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई बंदा कमज़ोर है तो उसको गिराने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। समझ सकते हैं? तो एक बात तो आपने थर्मल स्टेबिलिटी से यहाँ पर ये चीज़ सीखी कि भाई हीट के अगेंस्ट या टुवर्ड्स कोई कितना स्टेबल है। ठीक है, अब अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बॉन्ड कितना स्टेबल बनेगा, बॉन्ड की स्टेबिलिटी इस पे डिपेंड करती है कि बॉन्ड बना किस किस के बीच में है, उनके ऑर्बिटल का साइज क्या है। कोवेलेंट बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है। अगर हम ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करा रहे हैं सेम एनर्जी वालों के बीच में, कंपेरेबल एनर्जी जिनकी है या फिर जिनका साइज, ऑब्वियस सी बात है कि अगर एनर्जी सेम है तो साइज भी सेम सा ही होगा, लगभग एक आसपास का ही होगा। ठीक है, तो उनमें बॉन्ड काफी स्ट्रांग बनता है। आप ले रहे हैं एक ऑर्बिटल लोअर एनर्जी का और एक ले लिया बहुत ही हाई एनर्जी का, या उनकी शेप एक भाई बहुत छोटे साइज का एटम है, दूसरा एटम बहुत बड़े साइज का है, और हम लगे पड़े हैं ये उम्मीद लगा रहे हैं कि बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बनेगा, तो बॉन्ड कभी भी ऐसे स्ट्रांग नहीं बनता। छोटा एटम छोटे एटम के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, बड़ा एटम बड़े के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। आप अगर ये उम्मीद लगा के बैठे कि एक छोटा और एक बड़ा एटम जो है वो बीच में बॉन्ड बनाए स्ट्रॉन्ग, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी ना, कैसे हो पाएगी? समझ रहे हैं? तो अब देखिए ये तो वो वाली बात हो गई, देखो इसको देख के कि अगर आपको फ्रेंडशिप करनी है, ठीक है, तो या तो फ्रेंडशिप उनके बीच में चलेगी जो दोस्त दोनों ही थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, या उनके बीच में चलेगी जो दोनों ही दोस्त बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हैं। एक दोस्त बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे और एक दोस्त कर ही नहीं रहा है कंट्रीब्यूट, तो वहाँ पे फ्रेंडशिप नहीं चलती। ठीक है, चलिए अब आते हैं बॉन्ड स्टेबिलिटी। हमने इतना चीज़ जाना कि भाई साइज मैटर करता है, कंपेरेबल साइज होना चाहिए, कंपेरेबल एनर्जीज होनी चाहिए। अब देखिए हम बात कर रहे हैं मेटल हाइड्राइड्स की। मेटल हाइड्राइड्स को लेते हैं। क्या है मेटल हाइड्राइड्स? NH3, PH3, ASH3, एंटीमनी H3 एंड बिस्मथ H3, बिस्मथ हाइड्राइड। ठीक है, अब देखो ये तो है ही, मैं सिर्फ एक एलिमेंट और एक हाइड्रोजन पकड़ रही हूँ, बाकी भी रहेंगे, हम एक से आंसर आ जाएगा। देखो तो नाइट्रोजन, इस केस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड बना है, यहाँ पे फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड बना है, इसमें आर्सेनिक और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड बना है, एंटीमनी और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर बिस्मथ और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन छोटू, हाइड्रोजन छोटू, दोनों छोटे छोटे एटम, कंपेरेबल साइज, कैसा बनेगा बॉन्ड? बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग।
कंपेरेबल साइज है ना। अब हाइड्रोजन का साइज तो फिक्स है, सब में सेम साइज। हाँ, अब आते हैं इन महाशयों पर। फॉस्फोरस साइज में बड़ा, थोड़ा सा ये ओवरलैप करेंगे, ठीक है। तो ये एक हाइड्रोजन छोटू पड़ गया, फॉस्फोरस थोड़ा सा कंपेरेटिवली बढ़ गया, बॉन्ड थोड़ा सा वीक हो जाएगा, थोड़ा सा वीक। हाँ, थोड़ा सा वीक, चलो छोड़ो, मॉडरेट लिख देते हैं। अब आ गया हाइड्रोजन अभी भी छोटू है, आर्सेनिक और बड़ा, एंटीमनी और बड़ा, बिस्मथ तो और बड़ा। यहाँ पे साइज में कितना ज्यादा डिफरेंस है, सबसे जल्दी टूट जाएगा। कम मतलब एनर्जी का भी मतलब तत्पर है वो टूटने के लिए। तुम थोड़ी सी एनर्जी दोगे और ये तोड़ देगा अपना बॉन्ड, क्योंकि एक छोटा एटम है, एक बड़ा एटम है। समझ रहे हो? यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, फिर ये थोड़ा छोटा, फिर ये थोड़ा और छोटा, ये थोड़ा और छोटा, और यहाँ बहुत अच्छा बॉन्ड, कंपेरेबल साइज। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहाँ बन रहा है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। वहां पे सबसे ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। यहाँ पे थोड़ा कंपैरेटिवली वीक बॉन्ड है, कम एनर्जी पे टूटेगा इसके मुकाबले। यहाँ थोड़ी और कम एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ थोड़ी और कम एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है। तो ऊपर से जब हम नीचे आएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है? हमारी डिक्रीज करती है। समझ में आया? देखो कितना आसान सा टॉपिक है। ठीक है, नोट करिए इसे प्लीज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिड्यूसिंग करेक्टर या फिर रिड्यूसिंग पावर। ये आपका थर्मल स्टेबिलिटी वाले टॉपिक से काफ़ी सिमिलियर है, मिलता जुलता है। ठीक है। अच्छा, थर्मल स्टेबिलिटी पे अगर मैं अभी जैसे मैंने टॉपिक पढ़ाया है आपको, तो थर्मल स्टेबिलिटी का अगर कोई ऑर्डर पूछ ले तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन था? बताओ, किसका बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? जिसका बॉन्ड स्ट्रांग है, और वो किसका था? N और H का, यानी कि NH3 का। तो ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल कौन रहेगा? NH3, फिर PH3। ठीक है, ऐसे। ठीक है। अब फिर से मैं इसी टॉपिक से इंटरलिंक करूंगी, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं वहीं पे रिड्यूसिंग करेक्टर भी समझा देती। चलो अब आते हैं रिड्यूसिंग करेक्टर पे। अच्छा, सबसे पहले तो जिनको ये नहीं पता है कि भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, कृपा करके आप जान लीजिए। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तो पता ही होगा आपको। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो तो पता ही है, छोटी क्लास का कंसेप्ट। रिडक्शन किसको कहते हैं? रिडक्शन हम कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, साथ ही साथ हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का हटना, ये भी रिडक्शन होता है। जब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एंड रिड्यूसिंग एजेंट की, मुझे नहीं पता बच्चों को इसमें इतनी कंफ्यूजन क्यों रहती है। ठीक है, आसान शब्दों में समझेंगे। मैं चीज़ों को आसान करके पढ़ना, समझना, पढ़ाना ऐसे प्रेफर करती हूँ। देखो, मान लीजिए कि मैं कोई एजेंट हूँ, छोड़ दो, लाइक ऐसे समझो कि मैं कोई LIC एजेंट हूँ। ठीक है, और मैं आपके पास आई कि ऑब्वियसली बात है ना, मैं एजेंट हूँ तो मैं आपके पास आऊँगी। ठीक है, तो मैं आपके पास आई और मैंने कहा कि भाई देखो ये पॉलिसी है और इस पॉलिसी के ये प्लस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट तो गिनवाऊंगी नहीं ऑब्वियसली, तो मैं ये प्लस पॉइंट है और भाई आप जो है इस पॉलिसी को ले सकते हैं। मैं आपको क्या करूंगी, एक तरीके का पुश करूंगी, आपको हेल्प करूंगी ताकि आप उस पॉलिसी को ले लें, या आपको अगर कोई दिक्कत है, ठीक है, तो मैं उस दिक्कत को ओवरकम करने की कोशिश करूंगी कि भाई हाँ, उसका सोल्यूशन ये है, क्या आप सही सोच रहे हैं, क्या आप गलत सोच रहे हैं। इस तरीके से एजेंट काम करता है। इतनी बात क्लियर है? अगर हम किसी को कह रहे हैं कि भाई वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एजेंट का मतलब क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स कि वो ऑक्सीडेशन करवा रहा है। एजेंट काम करवाता है। एजेंट क्या करता है? काम करवाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? कि वो किसी का ऑक्सीडेशन करवाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? कि वो किसी का रिडक्शन करवाएगा। इतनी बात क्लियर है किसी सबको? ठीक है, कोई आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अब आते हैं रिड्यूसिंग करेक्टर पर। हमने ये पढ़ा
कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होता है क्योंकि दोनों छोटे छोटे साइज के होते हैं, अच्छा बॉन्ड बनाते हैं। फिर फॉस्फोरस का साइज कंपैरेटिवली थोड़ा सा बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का छोटा रहता है। फिर हम कहते हैं कि उसके बाद हमारे पास क्या आया, आर्सेनिक और बड़ा साइज, ठीक है। फिर हम कहते हैं हमारे पास आया क्या, एंटीमनी और बड़ा साइज, ठीक है। और मैं अब जगह तो बची नहीं है नीचे, मेरे ख्याल से फ्रेम में भी नहीं आ रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा ऊपर बना देती हूँ बिस्मथ का और बड़ा साइज और हाइड्रोजन छोटा सा, ठीक है। रिड्यूसिंग करेक्टर, रिड्यूसिंग का मतलब क्या है, रिडक्शन करवाना। रिडक्शन का मतलब क्या है कि एजेंट है, ये एजेंट, ये किसी को हाइड्रोजन देंगे ताकि किसी थर्ड पार्टी का रिडक्शन हो, वो हाइड्रोजन ऐड कर ले। वो तो तब हाइड्रोजन ऐड करेगा ना जब कहीं से हाइड्रोजन आएगा, तो ये हाइड्रोजन देने का काम करते हैं, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब आप मुझे खुद बताइए कि किसके बीच का बॉन्ड जल्दी टूटेगा, किसके बीच का बॉन्ड वीक है। ऑब्वियस सी बात है, किसका, बिस्मथ का और एच का। तो ये वीक बॉन्ड है तो ये जल्दी टूटेगा, ये जल्दी किस एच निकाल देगा, और जैसे ही एच निकालेगा कोई थर्ड पार्टी आके उस एच को ले लेगा और वो अपना रिडक्शन करा लेगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया उसने वहां पर, क्यों, क्योंकि इसने यहां से हाइड्रोजन लिबरेट किया, रिलीज कर दिया, मुक्त कर दिया कि भैया तू ले जा। तो यहाँ पे बॉन्ड वीक है, ये सबसे जल्दी एच निकालेगा बाहर, और ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा अपनी फैमिली में। यहाँ पे एंटीमनी थोड़ा लेट छोड़ेगा हाइड्रोजन, आर्सेनिक थोड़ा और लेट, ये थोड़ा और लेट, और भैया नाइट्रोजन वो तो कहेगा मैं तो स्ट्रांग बॉन्ड बना के बैठा हूँ, मैं क्यों दूं हाइड्रोजन किसी को। तो NH3 बहुत ही बेकार, बहुत ही गंदा, महागंदा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो अगर मैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इन टॉपिक में है ही क्या, है ना, इतने तो आसान टॉपिक हैं। तो अगर मैं आपसे रिड्यूसिंग करेक्टर का ऑर्डर पूछूं तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है बताओ, पूरा ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है बिस्मथ हाइड्राइड, फिर उसके बाद एंटीमनी हाइड्राइड, फिर उसके बाद आर्सेनिक हाइड्राइड, फिर उसके बाद फॉस्फीन, और फिर उसके बाद अमोनिया। समझ में आया कितना आसान था, है ना। और यही अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे, भैया किसका बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो ये ऑर्डर ऐसे चलेगा। और रिड्यूसिंग करेक्टर मतलब कि कौन जल्दी एच देगा ताकि किसी फलाने का रिडक्शन हो, ठीक है। तो यहाँ पे बिस्मथ और हाइड्रोजन के बीच में सबसे वीक बॉन्ड होता है, तो ये जल्दी एच दे देगा, तो ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा अपने ग्रुप में, और इस सीरीज में सबसे आगे पाया जाएगा। क्लियर है, नोट करिए इसे प्लीज। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो है हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेसिकली हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट का सिमिलर बिहेवियर रहेगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप इस चीज का खास ध्यान रखेंगे कि जब हम बॉइलिंग पॉइंट जैसे टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो हम देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब एक तरीके की इंटरेक्शन या बॉन्डिंग को हम लोग तवज्जो देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं कि हम ये देखेंगे कि भाई किस तरीके की इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है। तो अब मेटल हाइड्राइड का ही चल रहा है ये, ठीक है। तो मेटल हाइड्राइड लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ना इस पे डिपेंड करता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि वेंडर वॉल फोर्सेस कैसी है। वेंडर वॉल फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक ही बात है। ये वेंडर वॉल फोर्सेस बेटा हर जगह एग्जिस्ट करती है, हर जगह एग्जिस्ट करती है, इस बात का आप खास ध्यान रखना, ठीक है। अब ये वहां पे ज्यादा पाई जाती हैं जहां पे मास ज्यादा हो या जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो।
जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा वेंडर वॉल फोर्स जो है वो ज्यादा पाई जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनिए मेरी बात को। ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है। नाइट्रोजन का सबसे छोटू, फिर फास्फोरस का उससे बड़ा, आर्सेनिक का उससे बड़ा, एंटीमनी का उससे बड़ा, बिस्मथ का सबसे बड़ा साइज होता है। साइज बड़ा है इट मीन्स मास बड़ा है, मास बड़ा है इट मीन्स उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इट मीन्स उसमें वेंडरवॉल फोर्सेस या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा पाया जाएगा। तो पार्टिकल्स जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, पार्टिकल्स मतलब कि एटम्स की अगर मैं बात करूं या मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो वो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कहाँ आएंगे, पास पास आएंगे। जितना ज्यादा पास आएंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है, उनको अलग करने के लिए, बॉयल करने के लिए। इतनी बात सभी को क्लियर है। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है जब मास बढ़ता है, साइज बढ़ता है और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन या अट्रैक्शन जो है वो बढ़ता है। इतनी बात सभी को क्लियर है, ठीक है। तो अगर मैं इसका ऑर्डर देखना चाहूं तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमारे अकॉर्डिंग किसका पाया जाएगा, बिस्मथ का, फिर पाया जाएगा एंटीमनी का, इनके हाइड्राइड का, फिर आर्सेनिक के हाइड्राइड का, फिर फास्फोरस के हाइड्राइड का यानी कि फॉस्फीन का, PH3 का। अब आते हैं NH3 पर। अमोनिया नाइट्रोजन का कंपाउंड है और नाइट्रोजन अपने ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है। फर्स्ट मेंबर मैंने आपको कई बार बताया है, एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, एनॉमलस बिहेवियर शो करता है। यहाँ पे बात हो रही है अमोनिया की, और दुनिया को पता है, पूरे दुनिया जहां को पता है कि अमोनिया क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की क्षमता कौन कौन रखते हैं भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता कौन कौन रखते हैं, जिनको नहीं पता बताइए, हमेशा याद रखिए, फोन, ठीक है, FON, E नहीं आएगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की क्षमता रखते हैं। जहां पे ये आ गया आप समझ जाइए वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर सकती है। तो नाइट्रोजन आ रहा है ना यहाँ पे, तो अमोनिया जो है वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होती है, 3। हाइड्रोजन की कितनी होती है, 2.1 या 2.2, कुछ भी ले लीजिए। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन। बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा अपनी तरफ। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, उस पर चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब ऐसा तो है नहीं एक ही मॉलिक्यूल में होगा, ठीक है, और भी मॉलिक्यूल्स है, सब में यही कहानी चलेगी। तो पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। दूसरे मॉलिक्यूल में, नेक्स्ट में, सब में बेटा, सब में जितने होंगे सब में ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल का पोल, डाइपोल्स जनरेट हो गए, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड से क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं इसको दूसरे मार्कर से दिखाती हूँ, हाँ, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसे ऐसे, ये बेटा किसी और मॉलिक्यूल से, ये किसी और से, ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा। तो इस एक तो वेंडर वॉल इंटरेक्शन वो तो है ही, ठीक है, भले ही बिस्मथ में ज्यादा है, बट नाइट्रोजन के केस में या अमोनिया के केस में एक चीज एक्स्ट्रा आ गई, क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आ गई। तो इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये मॉलिक्यूल आ जाएंगे बहुत पास पास, और इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही एक्सेप्शनली बहुत ही ज्यादा पाया जाएगा बाकी एलिमेंट के हाइड्राइड से, ठीक है। तो इस वजह से जो NH3 है वो एक्सेप्शनली कहाँ आता है, सबसे आगे। अमोनिया, NH3, ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से नंबर 1 पे है। फिर ये ऑर्डर किस हिसाब से चल रहा है, वेंडर वॉल इंटरेक्शन से। इनमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है ना, तो इनमें सिर्फ हम क्या देखेंगे, वेंडर वॉल इंटरेक्शन या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और
अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ गया एक्स्ट्रा, वेंडरवॉल तो है ही है, भले ही कम है, बट साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ गया, तो इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, नोट करिए इसे प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी। तो अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जितने भी हमारे इन एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स हैं, इनमें से सिर्फ एक अमोनिया ही होता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है वाटर के साथ, और इसीलिए वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, और दूसरे जो हाइड्राइड्स हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, तो इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ, तो इस पे आता है पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे आता है पार्शियल पॉजिटिव। नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव है। ठीक है, वाटर की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है वाटर भी पोलर कंपाउंड है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ, तो पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे बताइए, इसका नेगेटिव एंड इसके साथ इंटरेक्शन करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, और ऑक्सीजन का जो नेगेटिव, मतलब ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज लेके बैठा है वो क्या करेगा, पॉजिटिव के साथ इंटरेक्शन करेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर चलती है, जिस वजह से जो NH3 है, अमोनिया है, वो वाटर के अंदर, ठीक है, वाटर में बात हो रही है, वो वाटर के अंदर क्या होता है, सॉल्युबल। और अगर हम बात करें अदर हाइड्राइड्स की, लाइक PH3, ठीक है, ASH3, SBH3, BiH3, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, इसलिए वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल। ठीक है, नोट करिए इसे प्लीज। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपका हाइड्राइड पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।